हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग आपके पाठ्यपुस्तक का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जिसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेशों में नहीं मिलता। तो जो आनंद या जो अनुभव हम लोगों को पत्रों के द्वारा मिलता है वह एसएमएस या फ़ोन के द्वारा नहीं मिल सकता। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो खत उर्दू भाषा में कहा जाता है, कागज कन्नड़ में कहा जाता है, उत्तरम तेलुगु में, जाबू, लेख ये आदि भी तेलुगु में कहे जाते हैं, कड़िद को तमिल में, पाती को हिंदी में, चिट्ठी को भी हिंदी में और पत्र को संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, इसका उत्तर आप पॉइंट्स डालकर लिखेंगे। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। यह पहला पॉइंट है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम 1972 से शुरू किया गया है। ये दूसरा पॉइंट है। तो आप पॉइंट्स डालकर लिखेंगे इसको। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। धरोहर यानी मेमोरीज या फिर डॉक्यूमेंट्स। जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती। एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी उनका बहुत सारे पत्रों को हम लोग बड़े बड़े हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्रों को हम लोग म्यूज़ियम्स में या लाइब्रेरीज में देख सकते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। उसके बाद देखिए पाठ से आगे। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बहिरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है। यानी आपने पता करेक्ट लिखा है लेकिन वहाँ पर टिकट नहीं लगाया यानी स्टैम्प नहीं लगाया है, तो आप लोगों को क्या मुश्किल हो सकती है। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बहिरंग भेजने पर पत्रों को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होती है। तो अगर आपने किसी को पत्र भेजा, वहाँ पर आपने स्टैम्प नहीं लगाया, तो आप किसके एड्रेस पर वो पत्र भेज रहे हैं वो व्यक्ति क्या करेगा, टिकट यानी स्टैम्प का पैसा एज अ फाइन की तौर पर देगा। तो जब भी आप लेटर पोस्ट करें, पोस्ट कार्ड को छोड़कर दूसरे इंग्लैंड लेटर या दूसरा कोई भी पत्र आप भेजें तो उस पर ज़रूर स्टैम्प लगाकर भेजें। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे, तो हम लोग देखते हैं जब हम लोग एड्रेस लिखते हैं तो उसके नीचे कंपलसरी हम लोग पिन कोड लिखते हैं।
तो पिन कोड भी एक तरह का एड्रेस ही है। अगर पिन कोड गलत हो तो पत्र कभी कभी नहीं पहुंचता। तो क्योंकि पिन कोड किसी खास क्षेत्र का पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा एरिया भवानी नगर एरिया, तो कोई जानता है वहाँ का पिन कोड क्या है? वहाँ का पिन कोड है 580023। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि विजयनगर हमारे एरिया के नज़दीक वाला ही एरिया है, लेकिन वहाँ का पिन कोड अलग है। वहाँ का पिन कोड है 580032। तो इस पिन कोड से संबंधित कुछ क्षेत्र होते हैं, तो उससे संबंधित एक पोस्ट ऑफिस होता है। तो पिन कोड के हिसाब से क्या करते हैं, चिट्ठियों को डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक पोस्ट बॉक्स में अगर बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं तो उन चिट्ठियों को पोस्ट ऑफिस में पहुंचाने का काम जो किया जाता है वो पिन कोड के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप में पोस्टल इंडेक्स नंबर है। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे एक राज्य का 2 और 3 अंक उपक्षेत्र के, अन्य अंक क्रमांश से ढाक करके होते हैं। तो देखिए उसमें जो नंबर्स होते हैं वो भी कोड नंबर्स होते हैं। जैसे पहला वाला राज्य का है, तो हमारे राज्य का पहला पिन कोड क्या है 5 और उसके बाद 2 और 3 क्या होते हैं उपक्षेत्र यानी सब एरियाज़ के, उसके बाद पोस्ट ऑफिस के। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा जा सकता है जो पता हो सकता है। उसके बाद देखिए ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखने पर मिल जाते थे। क्योंकि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति थे। तो उनके नाम से पत्र लिखे जाते थे, तो वो जहाँ पर होते थे वहाँ पर मिल जाते थे। उसके बाद देखिए अनुमान और कल्पना। तो ये आपको करना है। इसमें से कौन से उत्तर आपको क्लास वर्क में लिखना है मैं बता देती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिया आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकियों की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, पक्षियों को और बादलों को पोस्टमास्टर कहा है, डाकिया कहा है। तो ये आप क्या कर दीजिए, वहाँ पर चित्र निकाल दीजिए बादल और पक्षी का। तो इसका उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप क्या करेंगे, पक्षी यानी कबूतर और बादल का चित्र ड्रॉ करेंगे। उसके बाद संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत का नाम काव्य में लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए आपको कालिदास की कविता आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, जिसमें मेघदूत का नाम मेंशन किया गया है। तो ये आप नेट से सर्च करके पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए पक्षी को संदेशवाहक मानकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है जा जा रे कागा विदेशवा मेरा पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। परीक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे। एक एक्टिविटी है, तो जब स्कूल स्टार्ट होगा अगर वक्त मिला तो हम लोग ये एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। उसके बाद देखिए चौथा वाला, केवल पढ़ने के लिए दी गई रामधारी सिंह जी की कविता चिट्ठियाँ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बों में बैठी सवारी भी
उन्हीं चिट्ठियों की तरह जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। पत्र के पते की तरह और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है, जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय के बारे में विचार विमर्श कीजिए। तो हमने एक कविता पढ़ी थी चिट्ठियाँ, केवल पढ़ने के लिए, जिसमें हमने देखा कि लेटर बॉक्स में अलग अलग पते की चिट्ठियाँ पड़ी रहती है और वो सभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते या एक दूसरे के दुख को बांट नहीं पाते। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि वो सिर्फ पत्रों के लिए ही अन्वय नहीं होता है, बल्कि एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे सवारियों के लिए भी अन्वय होता है। उसी के साथ साथ स्कूल में बढ़ रहे सारे बच्चों के लिए भी। वो क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए स्कूल में या बस ट्रेन के डिब्बों में रहते हैं, फिर अपने अपने मंजिल पर चले जाते हैं। उसके बाद देखिए भाषा की बात यानी ग्रामर। किसी प्रयोजन विषय से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो देखिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द हैं जिनके सामने अगर पत्र लगा दिया जाए तो वो कुछ विशेष शब्दों का अर्थ ले लेते हैं। वैसे पत्र है प्रार्थना पत्र। तो देखिए प्रार्थना एक अलग शब्द है, पत्र एक अलग शब्द है, लेकिन अगर हम दोनों को मिला देंगे तो एक नया शब्द बनेगा, जैसे प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट लेटर, मासिक पत्र, मंथली मैगजीन, 6 मासिक यानी 6 महीने में एक बार निकलने वाला मैगजीन, वार्षिक पत्र, ईयरली, दैनिक यानी डेली, साप्ताहिक, वीकली, पाक्षिक यानी 15 दिन को एक बार निकलने वाला, सरकारी पत्र, गवर्नमेंट लेटर, साहित्यिक पत्र, लिटरेचर लेटर, और निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन लेटर। उसके बाद व्यापारिक शब्द में व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपने पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो इक क्या है, प्रत्यय। मैंने आपको समझाया था जो शब्द से पहले लगता है वो उपसर्ग है, शब्द के बाद लगने वाला प्रत्यय। तो यहाँ पर इक प्रत्यय से नए शब्द आपको बनाने हैं। जैसे देखिए स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। उसके बाद देखिए ये है संधि के बारे में। संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। संधि किसे कहते हैं, 2 शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है या 2 वर्णों से जो नया वर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र। तो यहाँ पर संधि का पहला मेन भाग है स्वर संधि के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है। जैसे रविंद्र, उसको अगर हम 2 भागों में विभाजित करेंगे या उसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा रवि प्लस इंद्र। इसमें देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों के मिलने से क्या बनता है, एक नया वर्ण बनता है। जैसे देखिए रवि, ई प्लस ई, दोनों के मिलने से क्या बनाए, ई, रविंद्र। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण को खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी जाती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 4। पहला वाला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी में। ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर, जिनको बोलने में हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं डालनी पड़ती है, उन्हें कहते हैं हम लोग ह्रस्व। फिर उसके बाद जिन्हें बोलने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। तो अ, ई, उ के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये सभी दीर्घ स्वर क्रमशः आ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं दीर्घ संधि के, जैसे संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, महा प्लस आत्मा, महात्मा। तो इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण आपको लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। देखिए
गुरूपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरूपदेश। संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। हिमालय, हिम प्लस आलय। भोजनालय, भोजन प्लस आलय। स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा। अनुमति, अनु प्लस मति। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सदा प्लस एव, सदैव। तो ये सारे क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि में आने वाला पहला संधि है दीर्घ संधि, उसके उदाहरण हैं। उसके साथ देखिए यहाँ पर और कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे पुष्प प्लस अवली, पुष्पावली। उसके बाद माया प्लस धीन, मायाधीन। विद्यालय, कविच्छा, हरीश, महेंद्र और नदीश। इसके साथ चाहिए तो आप भी और चाहे एग्जाम्पल्स ढूंढकर लिख सकते हैं।